हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते जो टॉप न्यूज रही है, जो काफी चर्चा में रही है, वो रही है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। ये यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, जिसको भेजा गया है बृहस्पति, यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है जिसका नाम जुपिटर या बृहस्पति ग्रह है, उसके एक मून यानी उसके चंद्रमा जिसका नाम यूरोपा है, उस पर इस मिशन को भेजा गया है। इस मिशन को क्यों भेजा गया है, इसको मैं आपको आगे बताता हूं। इस मिशन को सबसे पहले जानिए किससे भेजा गया है। तो इसे भेजा गया है स्पेस एक्स कंपनी के एक रॉकेट से जिसका नाम है फॉल्कन हैवी रॉकेट। तो स्पेस एक्स कंपनी का फॉल्कन हैवी रॉकेट इस मिशन को लेकर यूरोपा की तरफ बढ़ चला है और यह यूरोपा यानी कि बृहस्पति ग्रह के इस मून पर अगले 6 सालों के अंदर पहुंचेगा। अब बात यह आती है कि आखिर इस क्लिपर मिशन को लॉन्च क्यों किया गया है। तो यह बात याद रखिएगा बच्चों की ये जो यूरोपा है, यूरोपा एक ऐसी जगह है, यानी कि ये जो बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का जो ये मून है, ये एक ऐसी जगह माना जाता है उसकी सतह के नीचे बहुत बड़ा समुंदर भरा हुआ है, बहुत बड़ा समुंदर है और ये समंदर जमा हुआ है, यानी इस पर ये पूरी तरीके से बर्फ के रूप में मौजूद है। तो ये और इसमें जो पानी है, ये पानी है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 2 गुना ज्यादा पानी यहां पर मौजूद है, यानी हमारी पृथ्वी से पे जितना पानी पाया जाता है उसका 2 गुना पानी यूरोपा पर मौजूद है और वो बर्फ के रूप में वहां पर एक बहुत बड़े समुंदर के अंदर छिपा हुआ है। तो अगर वहां पर समुंदर मौजूद है, वहां पर पानी मौजूद है, तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि अगर वहां पर पानी मौजूद है तो वहां पर जीवन भी किसी ना किसी रूप में मौजूद होगा, और अगर नहीं मौजूद है तो कभी ना कभी मौजूद रहा होगा। तो या तो आज जीवन वहां पर मौजूद है तो उसके प्रमाण हमें मिल सके, या तो कभी वहां पर जीवन रहा है तो उसके प्रमाण हमें मिल सके, या फ्यूचर में अगर कोई संभावना है तो उसके प्रमाण हमें मिल सके। इसलिए नासा ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को, प्रोजेक्ट को, इस मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम यूरोपा क्लिपर मिशन है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो बृहस्पति है, इसके पास जो है वो लगभग 95 जिनके बारे में आज तक पता हो पाया है, 95 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त चंद्रमा है, यानी मून मौजूद है। और इनके जो 4 सबसे बड़े चंद्रमा है उसका नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, और इसको सबसे पहले इनको सबसे पहले जो सबसे बड़े मून हैं उनको गैलीलियो थे, उन्होंने 1610 में देखा था। और इसका जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। और ये गैनीमेड हमारे बुध ग्रह से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये इस हफ्ते की चर्चा में ये न्यूज रही है बच्चों। फिर उसके बाद जो दूसरी न्यूज इस हफ्ते चर्चा में रही है वो हेबर बाश प्रक्रम रहा है। माना यह जाता है बच्चों कि इस धरती के वायुमंडल में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। यह बात आपको पता भी होगी, 78% नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन जो है वो 21% मौजूद है, और जो अदर गैसेस हैं वो लगभग 1% मौजूद है। तो हमारे वायुमंडल में ये जो नाइट्रोजन मौजूद है, इस नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, तो इस नाइट्रोजन को कुछ हम लोग और भी उपयोग में ला सकते हैं। और नाइट्रोजन का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो होता है हमारे पौधों के लिए। ठीक है, वैसे हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन पाई जाती है, हमारे जितने भी जीव जंतु इस धरती पर मौजूद है सबके शरीर में नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये नाइट्रोजन मुख्यतः प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहती है, यानी प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारा जो शरीर, जो हमारी मांसपेशियां हैं, ये सारी चीजें प्रोटीन से बनी हुई हैं और प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जितने भी जीव जंतु इस धरती पर पाए जाते हैं सब में नाइट्रोजन रहती है, लेकिन पौधों में, खास करके वो पौधे जो कि दलहन होते हैं, यानी जो दाल पैदा करते हैं, जो दाल पैदा करते हैं, जो जैसे मटर है, दालें हैं, ठीक है, चना है, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और इनको प्रोटीन बनाने के लिए, यानी इन पौधों के अंदर प्रोटीन के निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उस वायुमंडल के नाइट्रोजन को हम किसी तरीके से अगर एक प्रकार के उर्वरक में अगर परिवर्तित कर पाए, तो उस उर्वरक को, यानी वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है, जो सबसे अधिक मात्रा में
पाई जाती है, जो गैस अगर हम उसे उर्वरक में उत्पन्न कर पाए और उस उर्वरक का उपयोग हम अपने खेतों में कर पाए, जहां पे दलहन के पौधे लगे हुए हैं, जहां पर मटर चने की दालों को उगाया जा रहा है, तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो सकती है। हमारे पौधों की जो कह सकते हैं ग्रोथ है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो लाभकारी हो सकती है। तो इसी प्रक्रिया के तहत कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, जो बहुत अधिक मात्रा में है, उसे हैबर-बाश प्रक्रम के द्वारा क्या किया गया है, पहली बार क्या किया गया है बच्चों, कि इसको हैबर-बाश प्रक्रम के द्वारा एक उर्वरक में परिवर्तित कर लिया गया है, और उर्वरक में परिवर्तित करके उसे उर्वरक बनाकर, उसे फर्टिलाइजर बनाकर उसको खेतों में उपयोग फ्यूचर में किया जाएगा। तो इसीलिए ये काफी चर्चा में ये हैबर-बाश प्रक्रम रहा है। तो वही इस बार की न्यूज है कि वायुमंडल में 100 मिलियन टन नाइट्रोजन को अलग किया गया और हैबर-बाश प्रक्रम के माध्यम से उसे उर्वरक में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे मृदा में 165 मिलियन टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन सम्मिलित हो गई है। मतलब इन लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको हैबर-बाश प्रक्रम के द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक में परिवर्तित किया और उस नाइट्रोजन उर्वरक को खेतों में और मृदा में मिला दिया, जिससे कि हमारे खेतों के अंदर नाइट्रोजन की अधिकता हो गई। और साथ ही साथ यहां जहां पर भी इसको मिलाया गया है, उनकी मदद से हम वहां पर किसी भी तरीके के जो पौधे हैं उनको उगा सकते हैं, खास करके दलहन के पौधे जिसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब ये जो हैबर-बाश प्रक्रम है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हैबर-बाश प्रक्रम है, इसमें किया क्या जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन मौजूद होती है, उस हाइड्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो यह हाइड्रोजन नाइट्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया में बदल जाते हैं। फिर इसी अमोनिया का उपयोग जो है वो हम लोग उर्वरक बनाने में करते हैं। तो क्या किया जाता है हैबर-बाश प्रक्रम में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है विद प्रेजेंस ऑफ आयरन की प्रेजेंस में, लोहे की प्रेजेंस में। तो लोहे की प्रेजेंस में इसको ये काम किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है और इससे अमोनिया बनता है, यानी NH3 बनता है। और फिर इसका उपयोग जो है वो उर्वरक की तरह किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को मेरे प्यारे बच्चों हैबर-बाश प्रक्रम के रूप में जानते हैं। तो इसी वजह से ये इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। ये एक नई तकनीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जो उर्वरक बना रहे हैं, उस उर्वरक बनाने में ये काफी लाभकारी जो है वो हो सकती है। और फ्यूचर में इस तरीके से हम उर्वरकों को बनाकर, फर्टिलाइजर्स को बनाकर अपने खेतों को बहुत सारा जो है वो न्यूट्रिशन, बहुत सारा पोषण दे सकते हैं। तीसरी जो इस हफ्ते की बच्चों टॉप न्यूज रही है, उसमें शामिल रहा है भारत में प्रिसीजन मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए बायो बैंक कानून बनाने की मांग की जा रही है। अब प्रिसीजन मेडिसिन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हर एक इंसान के अंदर मैंने पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कस किया कि हमारे शरीर के अंदर जो जीव है, हमारे शरीर के अंदर जो भी DNA मौजूद है, वो लगभग हर एक मनुष्य का 99.99% जो जीन है या DNA है वो क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, सेम है। लेकिन इसके बावजूद भी 0.1% जो DNA है यानी कि जीन है, वो हम लोगों में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे में और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जब हर एक थोड़े बहुत ही सही, लेकिन डिफरेंसेस तो है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो शरीर है वो आपके शरीर से काफी अलग है, या काफी जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते होंगे। तो डेफिनेटली अगर मेरे शरीर के अंदर बच्चों कोई बीमारी होती है, तो जरूरी नहीं कि जो दवा मुझे दी जाए वैसी बीमारी अगर आपको हो तो वही दवा आप पर भी 100% असर करे, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए आजकल बात जो की जा रही है वो प्रिसीजन मेडिसिन की जा रही है। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब यह होता है कि हर एक बीमारी में और हर एक व्यक्ति को, ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसके शरीर के हिसाब से, उसके शरीर के DNA के हिसाब से, उसके शरीर के गुणों के, आनुवंशिक गुणों के हिसाब से उसको दवाएं प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उसके शरीर में वो दवाएं ज्यादा लाभकारी साबित हों। तो इसी को प्रिसीजन मेडिसिन कहा जा रहा है। अगर इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो ये भी कह सकते हैं एक ऐसा कह सकते हैं कि चिकित्सा की तकनीक जिसमें हम सटीकता से इलाज कर सकें। हर एक मनुष्य को समझें, उसके शरीर के DNA को समझें, उसके शरीर में मौजूद जीन को समझें, और फिर उसके शरीर में जो भी चीजें मौजूद
मौजूद है, जो डीएनए मौजूद है, उसको समझकर, उसको पढ़कर और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर हम उसको वो इलाज दें जो उसके शरीर पर ज्यादा असर डाले। जो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि उसके शरीर में जब वो सटीकता से उसका इलाज किया जाएगा, उसके शरीर के अनुरूप, उसके शरीर के जीन के अनुरूप जब इलाज किया जाएगा उसका, तो उसके जल्दी ठीक होने के चांसेस होंगे, कम समय में ठीक होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा जो है मेडिसिन का जो खर्च होता है, आजकल जो मेडिसिन में पे खर्च किया जा रहा है, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रायल बेसिस पर करते हैं। यह दवा दे दी डॉक्टर ने, यह दवा दे दी, वो नहीं असर करी, दूसरी दवा दे दी, दूसरी नहीं असर करी, तीसरी दवा दे दी। तो ये जो ट्रायल मेथड होता है, इसमें समय ज्यादा लगता है, रिस्क बढ़ता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी कभी इसी ट्राई करने में जो हमारा पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, समय ज्यादा नहीं लगेगा, ट्रायल कम से कम होगा, शरीर पर जो अन्य दवाओं का जो एक खतरनाक असर पड़ता है वो नहीं होगा, और फाइनली जो है मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएगा और जल्दी से जल्दी जो है वो हेल्दी होकर अपने जो सामान्य जीवन है उसे जी पाएगा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ नए कानूनों की बात चल रही है कि भाई ऐसे जो है वो प्रिसीजन मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसके लिए बायो बैंक कानून बनना चाहिए, और साथ ही साथ जिससे कि हमारे देश में जो लोग हैं उनका आसानी से और बड़ी सटीकता के साथ इलाज हो सके। तो यही बात इसी प्रिसीजन मेडिसिन के बारे में कही गई है। अब बात ये होता है कि सर ये जो कैसे पता चलेगा कि हर एक मनुष्य को कौन से मेडिसिन की जरूरत है और किस तरीके से इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये 1990 के दशक में शुरू किया गया था, जिसमें इस बात का पता लगाया गया कि इंसानों के अंदर कितने जीन समान होते हैं, कौन से जीन अलग होते हैं तो क्यों अलग होते हैं, इन सब बात का पता लगाया गया था। उसी तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाया जब भारत में किया गया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में इस बात का अंदाजा लगाया गया कि भाई जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसने इस बात का पता लगाया था कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनके शरीर में जो जीन पाए जाते हैं, जो डीएनए पाए जाते हैं, कितने समान है कितने असमान है उसका पता चला। लेकिन हमारे अब जो भारत में जो क्या कहते हैं ये एक तरीके का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो हम वो इंडिया के अंदर जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इस प्रोजेक्ट में इस बात का अंदाजा लगाया गया कि हम भारतीयों में कितनी समानताएं हैं और कितनी असमानताएं हैं, और जो समानताएं और असमानताएं जेनेटिक लेवल पर हमारे अंदर हैं वो दुनिया के अन्य देशों के लोगों से कितने हम लोग अलग हैं या कितनी समानताएं उनसे पाई जा रहे हैं। तो इन्हीं सबको करने के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इस तरीके से एक इंडिजन कार्यक्रम, ये सब हम लोगों के देश में शुरू किए गए, जिसमें भारतीयों के डीएनए को समझा गया, भारतीयों के जीनों को समझा गया, भारतीयों की जीनों में आपस में जो समानताएं असमानताएं हैं उनको समझा गया। तो इसकी मदद से ये जो डेटा हमारे पास आया है, इंडिजन प्रोग्राम और साथ ही साथ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो इससे जो हमारे पास डेटा आया है उस डेटा की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिक तरीके की बीमारियां हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, किन किन कम्युनिटीज में पाई जाती हैं, किन किन लोगों में पाई जाती हैं, और फिर इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हर देश के हर क्षेत्रों के हर कम्युनिटी के लोगों को और हर एक इंसानों को टारगेट करके उनके लिए एक स्पेशल दवा बना सकेंगे, एक स्पेशल मेडिकेशन बना सकेंगे, जिससे कि टारगेटेड मेडिसिन या प्रिसीजन मेडिसिन दी जा सके, जिससे कि जो है वो इलाज जल्दी से जल्दी हो सके और साथ ही साथ इलाज का खर्च भी कम आए और साथ ही साथ जो है वो इंसान जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। तो ये सारा काम जो किया जा रहा है इसे ही प्रिसीजन मेडिसिन के नाम से बच्चों जाना जाता है। अब यहां पर बायो बैंक की अगर बात की जाए तो बायो बैंक क्या होता है, तो बायो बैंक एक ऐसा भंडार होता है जहां पर अलग अलग लोगों के जीनों को, अलग अलग लोगों के डीएनए को जो किसी देश में पाए जाए या किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाए, उनके डीएनए के सैंपल को इकट्ठा किया जाता है। क्यों इकट्ठा किया जाता है? रिसर्च करने के लिए इकट्ठा किया जाता है कि हमारे मान लीजिए भारत के में जो लोग भी मौजूद हैं उनके अलग अलग, भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया है वहां के लोगों का डीएनए हमने सैंपल ले लिया, साउथ इंडिया के लोगों का डीएनए सैंपल ले लिया, ईस्ट इंडिया जो हमारा ईस्टर्न जो है इंडिया का पार्ट है वहां के लोगों का सैंपल ले लिया, हमारे जो मध्य भारत है उसके वहां के लोगों का डीएनए का सैंपल ले लिया। और जब ये सैंपलिंग एक साथ इकट्ठा की जाती है, अलग अलग जनों के लोगों के जीनों को अलग अलग
अलग कोशिकाओं को इकट्ठा किया जाता है अध्ययन करने के लिए कि हमारे देश के लोगों का जेनेटिक मैप कैसा है, जीनोम कैसा है, तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो बैंक बनाया जाता है, जो ये सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं, उसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बायो बैंक के नाम से जानते हैं। तो बायो बैंक एक ऐसी परियोजना है, या बायो बैंक कह सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके सैंपल को, उनके शरीर के सैंपल को, कोशिकाओं के सैंपल को, उनकी जो है वो उनके जीनों के सैंपल को, डीएनए के सैंपल को इकट्ठा किया जाता है, और इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? बायो बैंक के नाम से जानते हैं। अब इनका उपयोग क्या किया जाता है? जैसे मैंने पहले बताया, रोगों का अध्ययन करने के लिए, रोगों का इलाज पता करने के लिए, और प्रिसीजन मेडिसिन, कौन सी जगह पर, कौन से क्षेत्र के लोगों पर, कौन से लोगों पर, किस कम्युनिटी के लोगों पर कौन सी दवा असर करेगी, इस चीज का अध्ययन करने के लिए और ऐसी दवाओं को डेवलप करने के लिए, ऐसी मेडिसिन को डेवलप करने के लिए हम लोग इस बायो बैंक का उपयोग करते हैं। जब हर जगह का डेटा हमारे पास होगा, हर जगह का हर तरीके का डेटा हमारे पास होगा कि भैया कौन सी जगह पर कैसा जेनेटिक मेकअप पाया जाता है, किस कम्युनिटी के लोगों का कैसे जेनेटिक मेकअप पाया जाता है, तो जब हमारे पास पूरा डेटा होगा तो हम इस बात का पता कर सकेंगे इसी आधार पर कि कौन सी दवा किस पर असर करती है, किन लोगों पर ये दवा असर करती है, ए दवा असर करती है, और किन लोगों पर बी नाम की दवा असर करती है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बायो बैंक बनाएं, बायो बैंक बनाकर हम लोग जो है रिसर्च को बढ़ावा दें, अलग अलग जगहों से सैंपल को इकट्ठा करें, डीएनए सैंपल को, जीन के सैंपल को, कोशिकाओं के सैंपल को इकट्ठा करके हम रिसर्च को बढ़ावा दें, और अगर हम लोग इस तरीके से जब हर जगह के लोगों को क्लासिफाई करके उनकी दवाओं को बना सकें और उसके बाद हम प्रिसीजन मेडिसिन के जरिए अगर टारगेटेड दवा अपने हर एक मरीज को देंगे तो वो जल्दी सही हो जाएगा, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, उस पर इलाज का भी खर्च कम होगा, और फाइनली जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो बच्चों, ये इस वजह से ये प्रिसीजन मेडिसिन जो है वो काफी चर्चा में थी। होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये टॉप न्यूज थी जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही थी। होप कि मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में जो टॉप न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है की उसको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।